संसद के मॉनसून सेशन की बात करते हैं जो जारी है और आज का दिन 14वां दिन कार्रवाई जिसकी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन आज का दिन भी लोकतांत्रिक कामकाज से ज्यादा राजनीतिक गतिरोध और तीखी नोकझोंक की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जनहित से जुड़े हुए हमारे और आप से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन असल में क्या हुआ? हंगामा और नारेबाजी। संसदीय लोकतंत्र में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर एक ऐसा समय होता है जब हमसे आपसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इश्यूज पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लगातार 14वें दिन भी सदन की कार्यवाही बिना किसी रियल डिस्कशन के बजाय हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखी। ट्रेजरी बेंचेस का यह आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही को ठप कर रहा है और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाने में वो फेल रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि सरकार छात्र विरोध प्रदर्शन, प्रशासनिक जवाबदेही और दूसरे कई मुद्दों पर खुली बहस से बच रही है। अब इस राजनीतिक गतिरोध का सबसे बड़ा नुकसान किसी और को हो ना हो, देश की जनता को जरूर हो रहा है, जिसके टैक्स का पैसा जिससे ये सेशन चल पाते हैं और जिसके असल मुद्दे पीछे ढकेल दिए जाते हैं। जाहिर बात है कि इस सियासी खींचतान के बीच आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर मॉनसून सत्र हर बीतते दिन के साथ हम भी आएंगे? 9 PM स्पेशल में आपको खबर बताएंगे और रोजाना आपको यह बताएंगे कि देखिए आज का दिन भी मॉनसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ गया है। हकीकत यही है कि जब भी संसद की शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा हंगामा, सबसे ज्यादा शोर अगर कहीं से सुनाई पड़ता है तो वो इस तरफ, यानी कि विपक्ष में बैठे हुए लोग। आज भी कुछ यूं हुआ। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा में लीडर जहां मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब ऐसा नजारा पहले भी सदन के भीतर कई बार देखा जा चुका है। जरा क्या बहसबाजी हुई एक बार आपको सुनवाएंगे। अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। Leader of opposition will make some rules as a point to speak. I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time. Whether he's an opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. दोनों ही सदनों की कार्यवाही की शुरुआत लेकिन महज कुछ ही मिनट में यह हंगामा दिखता नजर आया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही स्थगित हंगामे की वजह से करना पड़ा। अब लोकसभा में जो पहले सिर्फ 18 मिनट की कार्यवाही थी वही हमने चलते देखी, जबकि राज्यसभा में 2 घंटे 37 मिनट तक प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी। मॉनसून सत्र की शुरुआत आप सब जानते हैं कि 20 जुलाई से हुई थी। ये सेशन 13 तारीख तक चलेगा। अब इन 25 दिनों में कुल 19 बैठकें तय थी, जिसमें से 14 बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन इतने सेशन बीत जाने के बाद सवाल ये है कि संसद से पब्लिक को क्या हासिल हुआ है। अब बात हकीकत की करें तो इन 14 बैठकों में दोनों सदनों में महज 1 से 1.5 दिन ही सार्थक कामकाज हो सका है। पेपर लीक के मसले पर हंगामा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि एंटी पेपर लीक को लेकर ही कुछ काम हुआ है। पेपर लीक रोकने से जुड़े कानून पर चर्चा हुई, इसे पारित करने का प्रोसेस भी पूरा हुआ। बाकी ज्यादा दिन की तस्वीरें तो आप देखते ही हैं, रोजाना हम भी आपको दिखाते हैं। संसद के भीतर बाहर क्या कुछ हो रहा है। इस मॉनसून सत्र में पेपर लीक संशोधन विधेयक को पास करवाया गया।
ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी संसद के दोनों सदनों में पास हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल, जिसे आसान सी बोलचाल की भाषा में वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है, वो भी दोनों सदनों से पास हो चुका है। इसके अलावा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जो कि लोकसभा से तो पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अभी ये पेंडिंग है। फिर टैक्सेशन संशोधन बिल भी लोकसभा से बगैर चर्चा के पास हुआ लेकिन इसे राज्यसभा से लौटा दिया गया। टैक्सेशन संशोधन बिल का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी लाना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। अब विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा ही नहीं हो सके। हालांकि टैक्सेशन संशोधन बिल के अलावा लोकसभा में आज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में अमेंडमेंट करने वाले एक नए बिल को अपनी मंजूरी जरूर मिली है। इस बिल के पास हो जाने से अब सरकार के पास ये कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है कि वो बैंक और जो बाकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यूपीआई और दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने की परमिशन दे पाएगा। बड़ी बात यह रही कि सदन में भारी शोर शराबे हंगामे के बीच इस संशोधन बिल को बिना किसी लंबी चर्चा के पास कर दिया गया। ऐसे में यूपीआई से जुड़े इस बिल के बारे में डिटेल में जानना आपके लिए जरूरी है। अभी तक नियमों के मुताबिक आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के जरिए पैसे भेजने पर सर्विस चार्ज देना पड़ता था। यूपीआई ट्रांजैक्शंस को इस शुल्क से पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड किया गया था। पुराने कानून के तहत पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो सेक्शन 10A है उसमें बैंक और पेमेंट कंपनीज को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर चार्ज या फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसे एमडीआर कहते हैं, वो लगाने से रोकती थी। अब क्योंकि जो नया संशोधन, जो अमेंडमेंट हुआ है, अब इसके बाद पुराने जितने भी लीगल हर्डल है उनको हटा दिया गया ताकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए बैंक्स और कंपनीज के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल तैयार किया जा सके। I rise to move that the bill further to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007 and the Income Tax Act 2025 and to amend the Finance Act 26 be taken into consideration. Madam, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब इस पूरे मामले में सरकार का तर्क ये है कि इस कदम का मकसद डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को चलाने वाले बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार वाली कंपनीज को मजबूत करना है। लेकिन आपके मन में यह सवाल भी होगा कि क्या अब जब आप किसी रेहड़ी पटरी के पास जाएंगे या फिर आप कहीं पर कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे, आप कहीं पर सब्जी खरीदने के लिए जाएंगे या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, तो क्या जब भी आप अपना फोन स्कैन करने के लिए, पेमेंट करने के लिए उठाएंगे तो हर उस 1 रुपए से लेकर ऊपर की पेमेंट तक आपको पैसा, ये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा? तो इसका जवाब मिलने में अभी थोड़ा सा वक्त है। हालांकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अपने एक स्टेटमेंट में यह कहा था कि डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर लगाने के बारे में अभी कोई भी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक संकेत उनकी तरफ से जरूर दिया गया था कि डिजिटल पेमेंट जैसे बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इसके खर्च का भुगतान किसी ना किसी को तो करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ बीच में यह भी खबर आई थी कि इस तरीके की छोटी पेमेंट्स पर संभवतः जो हम और आप पेमेंट करते हैं इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि जो बड़े सर्कल्स हैं जहां पर हेवी पेमेंट्स होती हैं वहां पर इसका चार्ज संभवतः लगाया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आने में एक वक्त है। अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है, लेकिन यूपीआई बिल को लेकर जो संकेत पहले मिल रहे थे अब वो हकीकत में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पास हुए सभी बिलों में सिर्फ पेपर लीक संशोधन विधेयक पर, जैसा कि हमने पहले बताया कि चर्चा हुई, इस पर लोकसभा में करीब 11.5 घंटे तो राज्यसभा में करीब 7.5 घंटे तक चर्चा हुई और बाकी बिल तो बिना चर्चा के ही पास हो गए। ऐसे में कामकाज का अगर आप क्रक्स देखेंगे तो कामकाज तो बहुत ना के बराबर दिखा। कामकाज नहीं होने की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्षी दल एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी होती है और विपक्ष की भी होती है कि सदन सुचारू रूप से चल सके।
भारत के इतिहास में जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा सरकार और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष है, इस तरह का अब सदन में हुड़दंग हो रहा, सदन के बाहर भी हुड़दंग हो रहा, लेकिन शर्म नहीं आता विपक्ष को। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा कि सदन की कार्रवाई को पूरी कार्यकाल तक में रोकने का काम किया। We are for discussion. The day one onwards, we are telling we are for discussion. Who is stopping the discussion? Government only. Government doesn't want any discussion. Then the blame is on opposition. अब बात कर लेते हैं FCRA बिल की। हमने पेपर लीक की बात कर ली, हमने सदनों में हुए कामकाज की बात कर ली, हमने आपके हमारे टैक्स का पैसा कितना बर्बाद हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ, इसकी भी चर्चा कर ली, और साथ ही UPI पेमेंट को लेकर जो बिल पास हुआ उस पर भी बात कर ली। अब FCRA की बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सरकार की तरफ से ये एक उनके एजेंडे का पार्ट था। ये कोशिश हो रही है कि इसी मॉनसून सत्र में इस बिल को लाकर पास करवाया जाए। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाल लिया गया है, तैयारी कर ली गई है, और FCRA बिल इन दिनों चर्चा और बहस का एक बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। पहले ये माना जा रहा था कि बिल को आज पेश किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये टल गया है। अब ये जो विधेयक है वो खास तौर पर NGOs, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से की जाने वाली फॉरेन फंडिंग और उससे बनाए गए एसेट्स के रेगुलेशन और सरकारी नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। यानी कि बिल आने और पास हो जाने के बाद से विदेशी फंडिंग लेने वाले संस्थानों को खर्चे का पूरा हिसाब किताब सरकार को देना होगा। इसी बीच में इसी से जुड़ी हुई एक मीटिंग की भी जरूर जानकारी है, उसकी मैं अपडेट आपको दूंगी, लेकिन पहले इसे आप समझिए क्योंकि सरकार FCRA बिल को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। इस बिल को लेकर उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और कोशिश यही है कि सभी सवालों का जवाब आसान से शब्दों में दे दिया जाए। अब दूसरी तरफ कांग्रेस, DMK समेत जो पूरा विपक्ष है वो कई चर्चेज और NGO इस कानून के सख्त खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे बिल पर विपक्ष का तर्क ये है कि सरकार उन NGOs को टारगेट कर रही है जो सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है? उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। साथ ही उनकी बातचीत ये लंबी चली है। सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है ताकि बिल आने पर किसी तरीके की कोई भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। यानी विपक्ष के साथ इस बिल पर जारी सभी गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब एक बेसिक सा सवाल कि आखिर FCRA बिल को लेकर इतनी समस्या, इतनी परेशानी क्यों? ये मैं आपको बताऊं उससे पहले साल 1976 की मैं बात कर लेती हूं क्योंकि ये बिल तब 1976 में पहली बार आया। इसमें फिर उसके बाद कई बार अमेंडमेंट्स किए गए, संशोधन किए गए। FCRA है क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसी के तहत देश की संस्थाओं को पहले तो विदेश से फंड मिलता है, पैसा मिलता है, जिसमें तमाम NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटी और धार्मिक संस्थान आते हैं। अब इसी FCRA कानून में सरकार बदलाव करना चाहती है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि किसी संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होने का नियम सख्त है। अगर समय पर संस्थाएं एक्शन नहीं लेती हैं तो फिर पूरी फॉरेन फंडिंग प्राधिकरण के पास चली जाएगी। अगर संस्था बंद होती है तब भी यह ऐसा ही होगा क्योंकि केंद्र सरकार FCRA के लिए अथॉरिटी का गठन करेगी और अब यह अथॉरिटी चाहे तो वो किसी को भी ये संपत्ति बेच सकता है। इतना ही नहीं, विदेशी फंड को दूसरे संगठन को ट्रांसफर करने पर भी कड़े नियम, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म होने पर रद्द माना जाएगा और विदेशी फंड खर्च करने की समय सीमा भी तय होगी। मसलन पैसा आया, ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन के अंदर ये पैसा खर्च होना है, ये तय किया जाएगा। अब मॉनसून सत्र के खत्म होने में महज 5 ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि कुछ और बिल को पास करवाया जाए
जिसमें सबसे टॉप नॉच, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर अगर सरकार के अब कुछ है तो वो है FCRA बिल। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बिल पर संसद में सार्थक चर्चा होगी, क्योंकि संसद के इस मॉनसून सेशन में विधायी काम तो हो रहे हैं, लेकिन बिना किसी बहस के कुछ विधेयकों का पास होना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए चिंता की बात जरूर है। अब साफ बात है कि जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती, तब तक जनहित के वास्तविक मुद्दे इसी तरीके से शोर शराबे की भेंट चढ़ते रहेंगे और हम एक दर्शक की भूमिका में इन्हें देखते रहने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन आज एक और कोशिश की गई है। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की और साथ ही ये भी कहा कि हम राजनीति में जरूर एक दूसरे के धुर विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम एक बेहतर चर्चा की तरफ सदन में आगे बढ़े। एंड आई एम नॉट कोटिंग एग्जैक्टली, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि संसद में हम बेहतर तरीके से चर्चा की तरफ बढ़े, इसकी एक कोशिश होनी चाहिए।